हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मिनरल्स के बारे में, ठीक है, खनिज लवण के बारे में आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पर वन लाइनर के फॉर्म में है, जिससे चीज़ें आप लोगों के लिए आसान रहे। सबसे पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, हमारे शरीर का लगभग 96% भाग किन किन चीज़ों से बना है। तो ध्यान रखिएगा, 96% भाग किन किन चीज़ों से बना है। तो पानी, कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन का बना है। बाकी 4% किसका बना है, ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग खनिज लवण का बना है। तो हमारे शरीर का 4% भाग खनिज लवण का बना है। बाकी 96% किसका बना है। तो पानी, कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में खनिज लवण की कितनी मात्रा, कितना परसेंट पाया जाता है। तो 4% खनिज लवण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है। तो वृद्धि, बात यहाँ पर वृद्धि और विकास की हो रही, तो सबसे ज़्यादा खनिज लवण की आवश्यकता पड़ती है। शरीर में खनिज लवणों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया, एक तो मुख्य, दूसरा गौण, ठीक है। हमारे शरीर में विद्यमान मुख्य खनिज तत्व कितने हैं। तो मुख्य खनिज तत्व देखिए, कैल्शियम और फास्फोरस, ये दोनों तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम और फास्फोरस। साथ ही साथ पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। कहने का मतलब 7 जो है वह मुख्य खनिज लवण है, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछ ले कि कितने मुख्य खनिज लवण हैं, तो 7 है। कौन कौन से, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। नेक्स्ट पे आते हैं गौण खनिज तत्व कौन कौन से हैं। तो गौण खनिज तत्व ध्यान रखिएगा, आयरन जो है वो गौण के अंतर्गत आता है। आयरन और आयोडीन ये गौण तत्व के अंतर्गत इसलिए आता है क्योंकि इनकी अत्यधिक सूक्ष्मतम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। सब बहुत ही कम इनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इनके बिना बहुत ही ज़्यादा जो है वह हमारी पाचन क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं। तो इसलिए इन्हें गौण खनिज तत्व के रूप में माना गया है। कौन कौन से हैं। तो लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, सिलेनियम, जिंक, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्रोमियम, कैडमियम, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, निकेल और वेनेडियम। ये कौन कौन से, ये गौण खनिज तत्व है। तो फर्क आप लोग ध्यान रखिएगा कि गौण कौन कौन से हैं और मुख्य कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है हमारा, शरीर में सर्वाधिक मात्रा कौन से खनिज लवण की पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। शरीर में लगभग कितना ग्राम कैल्शियम पाया जाता है। तो लगभग 1200 ग्राम कैल्शियम हमारे शरीर में पाया जाता है, ठीक है। शरीर में कैल्शियम का कितना प्रतिशत भाग हड्डियों में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 99% भाग हड्डियों में संचित रहता है। शरीर में कैल्शियम का कितना प्रतिशत, यानी जितना हम लोग कैल्शियम ले रहे हैं उसका कितना प्रतिशत हमारी हड्डियों में रहता है। तो 99% हमारी हड्डियों में रहता है। बाकी 1% जो है वह रक्त, कोमल तंतुओं और तरल पदार्थों में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विटामिन B12 के अभिशोषण में कौन सा खनिज लवण सहायक होता है। तो विटामिन B12 के अभिशोषण में कैल्शियम की जो है आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम के अभिशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो कैल्शियम के अभिशोषण में विटामिन D मदद करता है, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियों में पाए जाने वाला ऑक्जेलिक एसिड पाचन तंत्र के कैल्शियम को किसमें बदल देता है। तो हरी पत्तीदार सब्जियों में पाए जाने वाला ऑक्जेलिक एसिड पाचन तंत्र में कैल्शियम को कैल्शियम ऑक्जेलेट में बदल देता है। कैल्शियम रक्त में कहाँ पाया जाता है। तो कैल्शियम रक्त में, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा में पाया जाता है। छोटी आंत से कैल्शियम की जो मात्रा रक्त में प्लाज्मा में अभिशोषित नहीं हो पाती, यानी कि जिसका अवशोषण नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, तो मल के साथ शरीर से बाहर निष्कासित हो जाती है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अधिकतम कितना प्रतिशत कैल्शियम शरीर में अभिशोषित हो सकता है। तो लगभग अधिकतम 30% ही अभिशोषित होता है, ठीक है। जितना हम लोग लेते हैं उसका केवल 30% कैल्शियम ही हमारे बॉडी जो है वह अब्जॉर्व करती है। नेक्स्ट हमारा, रक्त से हड्डी तथा दांतों में कैल्शियम के अभिशोषण को कौन मदद करता है। तो रक्त से हड्डी तथा दांतों में कैल्शियम के अभिशोषण में सबसे पहले तो विटामिन D मदद करता है, उसके बाद विटामिन C है, साथ ही साथ कैल्सिटोसिन हार्मोन्स जो है वो मदद करता है, ठीक है। ऑप्शन में अगर तीनों हो तो आप लोग उपरयुक्त तो सभी लगाइएगा। अगर ऑप्शन में D ना दिया हो, केवल C दिया हो और भी कुछ दिया हो, तो आप C लगाएंगे। कहने का मतलब ये तीनों ही आवश्यक होते हैं। सबसे ज़्यादा विटामिन D, फिर उससे कम विटामिन C और उसके बाद कैल्सिटोसिन हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रक्त की अतिरिक्त कैल्शियम की मात्रा कैसे निष्कासित होती है। तो रक्त की अतिरिक्त कैल्शियम की मात्रा जो रक्त में रहता है वह मूत्र द्वारा निष्कासित हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, रक्त के कैल्शियम की सामान्य मात्रा कितनी होती है। रक्त के कैल्शियम की सामान्य मात्रा 9 से 10 mg कैलोरी पर 100 ml सीरम जो है वह रक्त में सामान्य कैल्शियम की मात्रा है। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या है। तो कैल्शियम की कमी के लक्षण है हड्डियों के विकास में अवरोध, क्योंकि यह हमारे हड्डियों में ज़्यादा संचित रहता है, ठीक है। मुंह पर सफ़ेद दाग आना, नाखून पर सफ़ेद धब्बे,
नाखून पर सफ़ेद धब्बे भी कैल्शियम की कमी के लक्षण है। नेक्स्ट हमारा रक्त की कैल्शियम की मात्रा घटकर जब 4 से 5 mg प्रति 100 ml तक हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? तो टिटैनी रोग का लक्षण होता है। किसका रोग होता है? तो टिटैनी रोग का लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टिटैनी रोग से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो नाड़ी तंत्र। ध्यान रखिएगा, टिटैनी रोग से हमारा नाड़ी तंत्र अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है। नेक्स्ट है वयस्कों में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वयस्कों में विटामिन डी की कमी से अस्थि मृदुता होती है। ठीक है, बच्चों में कौन सा होता है विटामिन डी की कमी से? तो रिकेट्स होता है। और वृद्धों में साथ ही साथ जानते रहिए, वृद्धों में कौन सा रोग होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, बच्चों में रिकेट्स और वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। सारे हड्डियों से ही रिलेटेड होते हैं। अस्थि मृदुता कहने का मतलब कि अस्थियां लचकदार हो जाती है, अपनी मजबूती खोने लगती हैं। नेक्स्ट हमारा कैल्शियम की अधिक मात्रा शरीर में ग्रहण करने का कुप्रभाव क्या होता है? तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, यानी अधिक से अधिक मात्रा में अगर हम लोग कैल्शियम लेने लगे तो उसका क्या कुप्रभाव होता है? तो सबसे पहले रक्त में बढ़ जाता है, ऊतकों में कैल्शियम जमा होने लगता है। ठीक है, कहने का मतलब कि जो हमारी धमनियाँ, हमारे ऊतक, उनमें कैल्शियम जो है वह जमा होने लगता है, जिससे उनकी दीवारें क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। तो ब्लड सर्कुलेशन में क्या हो जाता है? फिर प्रॉब्लम होने लगती है। बात समझ रहे हैं आप लोग? किसी की दीवार अगर मोटी हो जाए तो फिर क्या हो जाता है? धीरे धीरे गंदगी जमते जमते तो क्या हो जाता है? सर्कुलेशन सिस्टम पर प्रभावित करने लगता है। तो ऊतकों में कैल्शियम का जमा होने लगता है। मूत्र में उत्सर्जित कैल्शियम की मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। आगे बढ़ते, कैल्शियम की प्राप्ति के साधन कौन कौन से? तो सबसे पहले दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थों में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसके साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। और रागी, ध्यान रखिएगा, अनाजों में रागी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि लीक से थोड़े से हट कर होते हैं, जैसे यहाँ पर सारी चीज़ों में कैल्शियम मिलता है, लेकिन अनाजों में सभी को पता है कि अनाज जो है वह कार्बोज के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। लेकिन रागी, इन सब में रागी एक ऐसा अनाज है जिनमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। बाकी सारे अनाजों में उतना कैल्शियम नहीं पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम कौन से अनाज में पाया जाता है? तो रागी में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम प्राप्ति के निम्न साधन कौन कौन से? तो देखिए, मांस और अनाज, इन दोनों में कैल्शियम नहीं होता है। अनाज जो है वह कार्बोज के अच्छे सोर्स माने जाते हैं और मांस जो है वह प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? फ़र्क समझिएगा, छोटे छोटे पॉइंट से ही क्वेश्चन जो है वह एग्जाम में निकल के आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि कितने उम्र में कितने कैल्शियम की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोग ध्यान से चार्ट देख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं फास्फोरस की तरफ। मनुष्य के शरीर में कितना ग्राम फास्फोरस मिलता है? तो 400 से 500 ग्राम फास्फोरस मिलता है। फास्फोरस खनिज लवण किस रूप में मिलता है? तो फास्फोरस खनिज लवण फास्फेट के रूप में मिलता है। फास्फोरस शरीर के किस भाग का महत्वपूर्ण घटक है? तो ध्यान रखिएगा, डीएनए और आरएनए का महत्वपूर्ण घटक कौन सा खनिज लवण है? तो फास्फोरस है। कितना % फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डी तथा दांतों के निर्माण में सहायता करता है? तो 85% फास्फोरस जो है वह कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों तथा दांतों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। फास्फोरस किस रूप में कैल्शियम के साथ मिलकर कार्य करता है? तो फास्फोरस अकार्बनिक रूप में मिलकर कैल्शियम के साथ कार्य करता है। शेष 15% कार्बोज किस रूप में कार्य करता है? तो शेष 15% फास्फोरस कार्बनिक यौगिक के रूप में कार्य करता है। फास्फोरस न्यूक्लियोप्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में आवश्यक है। बात सत्य है या फिर असत्य? बात बिल्कुल सत्य है। फास्फोरस जो है न्यूक्लियोप्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में आवश्यक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, शरीर के द्रव्यों को क्या होने से बचाता है? तो अम्लीय होने से बचाता है। फास्फोरस जो है शरीर के द्रव्यों को अम्लीय होने से बचाता है। रक्त में अम्ल तथा क्षार का संतुलन कौन बनाता है? तो फास्फोरस करता है। प्रौढ़ के रक्त सीरम में फास्फोरस की मात्रा बताइए। तो प्रौढ़ के रक्त सीरम में 2.5 से लेके 4 mg पर 100 ml ब्लड में रक्त सीरम में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, बच्चों के सीरम में फास्फोरस की मात्रा बताइए। तो 1.5 mg पर 100 ml है, ये बच्चों का है। नेक्स्ट होता है आयरन। ठीक है, ये गौड़ खनिज तत्व के अंतर्गत आता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हम लोग देखेंगे। मनुष्य के शरीर में कुल कितने ग्राम आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है? तो 3 से 4 ग्राम लोहा पाया जाता है। लोहे की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो लोहे की अधिकांश मात्रा रक्त में पाई जाती है। किस रूप में होती है? तो 60 से 70% होती है हिम के रूप में। आगे बढ़ते हैं, रक्त में लोहा किस प्रोटीन के साथ मिलकर यौगिक बनाता है? तो रक्त में लोहा जो है वो ग्लोबिन, यानी ग्लोबिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ मिलकर यौगिक बनाता है। आगे बढ़ते हैं, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बनाने के लिए लोहे की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? स्टार मार्क कर लीजिएगा कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बनाने के लिए लोहे की 3 से 4 mg लोहे की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, फेफड़ों से ऊतकों तथा O2
तथा ऊतकों से फेफड़ों तक CO2 का परिवहन कौन करता है, यानी कि हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। आगे बढ़ते हैं, RBC की आयु कितनी होती है, तो 120 दिन होती है। हीमोग्लोबिन से लोहा अलग होकर कहाँ जाता है, तो हीमोग्लोबिन से लोहा यानी हिम अलग होकर अस्थि मज्जा में जाता है, अस्थि मज्जा में जाता है, फिर से हीमोग्लोबिन ग्लोबिन के साथ मिलकर रक्त का निर्माण करने में, ठीक है। हीमोग्लोबिन से हिम अलग होकर अस्थि मज्जा में चला जाता है। RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो प्लीहा को कहते हैं। RBC का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, तो RBC का निर्माण शरीर के अस्थि मज्जा में होता है, ध्यान रखिएगा। किस प्रक्रिया को हीमोपायोसिस कहते हैं, तो हीमोग्लोबिन से लोहा जब अलग होकर अस्थि मज्जा में दूसरा RBC बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, तो यह प्रोसेस हीमोपायोसिस कहलाती है। स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मांसपेशियों में प्रोटीन के साथ लोहा मिलकर क्या बनाता है, तो मांसपेशियों में प्रोटीन के साथ लोहा मिलकर मायोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, मायोग्लोबिन बनाता है। मायोग्लोबिन का प्रमुख घटक कौन सा है, तो लोहा होता है। मांसपेशियों में ऑक्सीजन किस रूप में संग्रहित होता है, तो मायोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन संग्रहित होता है। बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में परिवर्तित होने के लिए कौन मदद करता है, तो बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करने के लिए आयरन मदद करता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो आयरन की ही कमी से होता है। किस अवस्था में रक्त कणिकाएं लगातार नष्ट होती है, तो हीमोसाइडेरोसिस में रक्त की कणिकाएं लगातार नष्ट होती रहती हैं। हीमोसाइडेरोसिस अवस्था को क्या कहते हैं, तो हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। लोहे की अधिक मात्रा हमारे शरीर में कहाँ संग्रहित होती है, तो लोहे की अधिकतम मात्रा हमारे शरीर में देखिए यकृत में संग्रहित रहती है। आयरन की बात हो रही है। लौह लवण का अभिशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत की ग्रहणी में होता है। लौह लवण के अभिशोषण में कौन से विटामिन सहायक होते हैं, तो लौह लवण के अवशोषण में विटामिन सी और विटामिन ई सहायक होते हैं। लौह लवण किस रूप में अभिशोषित होता है, तो फेरस के रूप में अभिशोषित होता है। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि शिशु में हमें आयरन कहाँ से मिलता है, माँ के दूध से मिलता है। शैशवावस्था में कितनी आवश्यकता पड़ती है, तो 10 mg, बाल्यावस्था में 10 mg, किशोरावस्था में 18 mg, किशोर बालिका के लिए 24 mg, महिला के लिए 28 mg और पुरुष के लिए 9 mg हीमोग्लोबिन की आयरन की यहाँ पर बात हो रही है, आयरन की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी। जब पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारे नोट्स हम वहीं पर शेयर करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।